नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। श्रीलंका में जनता का उबाल 7वें आसमान पर है। सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, जैसे सूझ ही नहीं रहा कि करें तो क्या करें। आर्थिक संकट की ऐसी मार पड़ी है कि आज पूरे श्रीलंका की कमर ही टूट गई है। सरकार को कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच एक ओर जहां परेशान जनता सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवर लगातार हमलावर बने हुए हैं। हालात को आपातकाल से कुछ काबू करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया। इस बीच श्रीलंका से एक ऐसी खबर आई है जो अपने आप में बड़ी अनूठी है। यहाँ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्ष के तमाम दलों से सरकार में शामिल हो जाने की अपील की है और सभी को एकता सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। राष्ट्रपति ने संकट की इस घड़ी में सभी दलों को एक साथ आने और देश को इस संकट से उबारने की संयुक्त कोशिश की अपील की थी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की इस अपील के बाद सोमवार को मंत्री पद के लिए 4 चेहरे सामने आए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इनमें वित्त मंत्री के तौर पर अली साबरी ने शपथ ली, विदेश मंत्री के तौर पर जीएल पेरिस ने शपथ ली। जॉनसन फर्नांडो राजमार्ग मंत्रालय संभालेंगे, तो वहीं नए मंत्री बनाए गए दिनेश गुणवर्धने ने शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। आपको बता दें कि श्रीलंका में कैबिनेट के 26 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी शामिल थे। इतना ही नहीं, भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में यहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवार्ड काबराल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि देश की डामाडोल स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की थी। इस अपील का विपक्ष पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। अब श्रीलंका के विपक्षी दलों ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई है। यहाँ विपक्ष के चेहरों में बड़ा नाम माने जाने वाले साजिद प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। भारत के लिए जारी किए गए एक संदेश में प्रेमदासा ने कहा कि भारत हमारी मातृभूमि को बचाने में जितनी हो सके उतनी मदद करे। श्रीलंका में हालात इन दिनों दयनीय बने हुए हैं। यहाँ लोग अपना घर चलाने के लिए 100-100 ग्राम दूध खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। घरों के जरूरी सामान खत्म हो रहे हैं। राशन और जरूरत की दूसरी चीजों के लिए उन्हें कई घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। सब्जी, फल और दवाइयों आदि की किल्लत बढ़ने से बीमार बच्चों और बूढ़ों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बीच देश के कई हिस्सों में नागरिकों का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कई सरकारी भवनों आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस जनाक्रोश को शांत करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ इस तरह के हालात को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी भी लगाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया। इन दिनों श्रीलंका भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसको लेकर भारत में भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल पीएम मोदी ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक की, जिसमें कुछ अधिकारियों ने श्रीलंका का उदाहरण देते हुए भारत में भी लोक लुभावन योजनाओं के चलते ऐसे हालात होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से अस्थिर है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने इस बैठक में कहा है कि ऐसी लोक लुभावन और अव्यावहारिक योजनाएं अर्थव्यवस्था को श्रीलंका के समान रास्ते पर ले जा सकती है। पीएम मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो संसाधनों की कमी के प्रबंध की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंध की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सूत्रों ने कहा है कि पीएम मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं की आड़ में गरीबी का बहाना बनाने की पूरी कहानी को छोड़ने के लिए कहा है और उन्हें एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी कहा। कोरोना महामारी के दौरान सचिवों द्वारा दिखाई गई टीम वर्क का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारत सरकार के सचिवों के रूप में एक टीम के रूप में काम करना चाहिए।
न कि केवल अपने संबंधित विभागों के सचिवों के रूप में सीमित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सचिवों से प्रतिक्रिया देने और सरकार की नीतियों में खामियों का सुझाव देने के लिए भी कहा, जिसमें वो भी शामिल हैं जो उनके संबंधित मंत्रालयों से संबंधित नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सचिवों ने अपने विचार व्यक्त किए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की। पीएम मोदी ने खुले दिमाग से ब्यूरोक्रेट्स की बातें सुनी। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ ये 9वीं बैठक थी। तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार का घेराव कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने स्कूटर, कार, ट्रैक्टर के फुल टंकी रेट का चार्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये प्रधानमंत्री धन लूट योजना है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें ये बताया गया कि 2014 से अब तक किस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। राहुल गांधी ने देश को ये भी समझाया कि टैंक फुल करने के लिए 2014 में कितनी कीमत चुकानी पड़ती थी और आज क्या स्थिति है। राहुल गांधी ने बताया कि कार की फुल टंकी करवाने के लिए पहले हमें 2,856 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब 4,152 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं स्कूटर की फुल टंकी जो पहले 714 रुपए में भर जाती थी, लेकिन उसके लिए 1,038 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। ट्रैक्टर में पहले 2,749 रुपए में फुल टंकी पेट्रोल बढ़ जाता था, वहीं अब 4,563 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, एलपीजी की कीमत भी बढ़ा दी गई। 10 दिनों में करीब 8 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। इससे सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हमने इसके खिलाफ सदन में नोटिस दिया है। हम सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर के लिए भी उन्होंने उसको ऊपर भी सब्सिडी कम कर दी है और एलपीजी के ऊपर भी उन्होंने दाम बढ़ा। हर चीज़ पे वो हम बढ़ाते जा रहे हैं और अब करीब 8 रुपए के ऊपर उन्होंने इस 10 दिन में बढ़ाया है। तो यही मंशा है कि उनको गरीबों से जितना पैसा लूटे वो लूट ले रहे हैं और इससे सारी चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ के भी दाम बढ़ते जाएंगे। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा ही है। इसके बावजूद भी सरकार इसको रियलाइज़ नहीं कर रही है और इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। तो इसके बारे में हम आज मुद्दा उठाएंगे और सदन में हमने नोटिस भी दिया है हमारे पार्टी की ओर से और दूसरे पार्टी के लोग भी इसको उठाने वाले हैं। सब मिलकर इस मुद्दे पे हम उठाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मुंबई में 43 पैसे पेट्रोल डीजल की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि पिछले 14 दिनों में आज 12वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। दरअसल 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को दाम स्थिर रहे थे। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय एचडीएफसी बैंक के साथ होने जा रहा है, जो देश के प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने सोमवार को हुई अलग अलग बैठक में इससे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब कुछ नियामकीय मंजूरियां मिलते ही दोनों आपस में मिल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस विलय के जरिए एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि ये एक बराबरी का विलय है। The board of directors of HDFC Limited and the board of directors of HDFC Bank at their respective meetings held today have approved an all-stock amalgamation of HDFC with HDFC Bank. The amalgamation is subject to the approval of shareholders of HDFC and HDFC Bank respectively. RBI, stock exchanges, SEBI and such other regulatory approvals as may be required for approving this merger. Only upon obtaining all approvals when the merger will become effective.
HDFC will merge with HDFC Bank. Shareholders of HDFC will receive shares of HDFC Bank in exchange of the share in HDFC at the approved share exchange ratio. अब जब HDFC लिमिटेड का विलय HDFC बैंक में हो जाएगा, तब बैंक के ग्राहकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस मर्जर से उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि इस डील से HDFC बैंक के खाता धारक किस तरह से प्रभावित होंगे। बता दें कि विलय के बाद HDFC बैंक के ग्राहकों को सबसे बड़ा लाभ ये मिलने वाला है कि उन्हें अब एक ही छत के नीचे अतिरिक्त सर्विसेज भी मिलने लगेंगी, जो HDFC लिमिटेड के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इनमें मॉर्गेज प्रोडक्ट सबसे अहम है। इस डील के तहत HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में विलय होने वाला है। बैंक के अकाउंट होल्डर्स, पेपर या फिर शेयर होल्डर्स पर प्रतिकूल असर नहीं होने वाला है। बैंक के ग्राहकों को पहले से मिल रही सारी सर्विसेज मिलेंगी, अब कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मिलने लगेंगे। दूसरी तरफ HDFC लिमिटेड के सारे ग्राहक अब सीधे HDFC बैंक का हिस्सा बन जाएंगे। भारत में बीते कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। सोमवार को भी दैनिक कोरोना मामलों की संख्या घटकर 913 पर आ गई है। हालांकि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट ने उत्पात मचा रखा है। आपको बता दें 13,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक नए सब वेरिएंट से जुड़े हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्लोबल टाइम्स ने स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बताया कि कोरोना वायरस का नया प्रकोप हल्के कोविड-19 के लक्षण से अलग है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.1.1 सब टाइप से विकसित होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नया सब वेरिएंट अन्य कोरोना वायरस से मेल नहीं खाता, जो चीन में कोविड का कारण बन रहे हैं। आपको बता दें उत्तरी चीन के डालियान शहर में भी शुक्रवार को रिपोर्ट किया गया एक मामला घरेलू स्तर पर पाए जाने वाले किसी भी कोरोना वायरस से मेल नहीं खाया। डालियान की नगर पालिका ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें चीन में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। बढ़ते केस को रोकने के लिए अब चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी 26 मिलियन लोगों के कोविड-19 परीक्षण के लिए सेना को भेजा है और इसके साथ ही उसने अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स को भी तैनात किया है, जो घर घर जाकर कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस न्यूज़पेपर के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रविवार को सेना, नौसेना और संयुक्त रसद सहायता बलों से भर्ती किए गए 2000 से ज्यादा चिकित्सा कर्मचारियों को शंघाई भेजा। कुछ प्रांत जैसे कि जियांगसू, जेजियांग और बीजिंग, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां पर हेल्थ वर्कर्स को ज्यादा संख्या में भेजा गया है। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 438 ऐसे नए केस सामने आए हैं, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन 7,788 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है, लेकिन टेस्ट में ये सभी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तर पूर्वी प्रांत जिलिन में रविवार को कोरोना वायरस के कुल 4,455 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ते मामलों के साथ ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।